जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल उम्मा जी के ट्रिक पर। आज का आपका क्लास होने वाला है बीएससी कार्यालय परिचारी का। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप बीएससी कार्यालय परिचारी में एक सीट पक्की करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आज का यह क्लास आपके लिए वरदान साबित होगा। क्योंकि आज के इस क्लास में साथियों सीधे आपके बीएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में आने वाला सवाल आपको बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें, आपके एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से आपका जीके का बाबू 40 क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप जीके पर अच्छा पकड़ बना लेते हो तो एक तरफ से मानिए कि आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा जाएगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, उससे पहले आपको बता दें, आज के इस वीडियो में आपको ऐसा प्रश्न करवाया जाएगा जो सीधे आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है एवं पिछले कई सालों में रिपीट हो चुका प्रश्न है। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, जो संभावना है कि ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? मैं आपको पहले बता दूं, बीएससी कार्यालय परिचारी में संविधान से लगभग 10 प्रश्न के आसपास पूछ देता है आपके एग्जाम में। तो संविधान सभा का जो पहला बैठक हुआ था वह हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। आप याद रखिएगा साथियों, संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ में हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। और वो भी कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का पहला बैठक दिल्ली में हुआ था। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। और इसी में 2 अध्यक्ष बनाया गया था साथियों, याद रखिएगा, जो कि आपके एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। एक आपका स्थायी अध्यक्ष बना था जिसको जैसे में आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था, याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन था साथियों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। एक अस्थायी अध्यक्ष होता है, एक आपका क्या होता है साथियों? अस्थायी अध्यक्ष होता है। अस्थायी अध्यक्ष किनको कहते हैं साथियों? आपको पता होना चाहिए। अस्थायी अध्यक्ष किनको कहा जाता है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष कहा जाता है। और ये वाला सवाल मैं आपको कई बार रिपीट करवा चुका हूं, इसलिए ताकि आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। यहां से मैंने आने वाला प्रश्न आपको 2 ही प्रश्न बताया जो आपके एग्जाम में आने का सवाल है, संभव है साथियों। जैसे में सबसे पहले तो संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। कहां में हुआ था साथियों? दिल्ली में हुआ था। कहां में हुआ था? दिल्ली में हुआ था। कहां में हुआ था साथियों? दिल्ली में। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। और मैंने बताया था कि इसका 2 अध्यक्ष था, एक आपका स्थायी अध्यक्ष था साथियों, और एक आपका क्या था? अस्थायी अध्यक्ष था। तो अस्थायी अध्यक्ष अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और अस्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और ये आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों, ये आने का संभावना है। 3 प्रश्न जो है से, ठीक है। अब पूछेगा कि संविधान सभा का ये प्रथम बैठक ना, अब दूसरा बैठक कब हुआ था साथियों? तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। संविधान सभा का दूसरा बैठक कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का दूसरा बैठक हुआ था। और जो संविधान से प्रश्न पूछे जा सकते हैं साथियों, मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूं। मैं तो कहूंगा आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आधा से ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में हूबहू यहीं से देखने को मिलेगा। जैसे में कभी कभी पूछता है कि संविधान में टोटल कितने अनुसूची है। अनुसूची की बात करेगा तो टोटल संविधान में 12 अनुसूची है, एवं अनुच्छेद की बात करेंगे तो टोटल 395 अनुच्छेद है। ये दोनों आपको याद रखना है साथियों, आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। सबसे पहले संविधान सभा में टोटल अनुसूची 12 हो जाएगा। अनुच्छेद की बात करेंगे तो 395 अनुच्छेद हो जाएगा साथियों, ठीक है ना। और यहाँ पर यह भी पूछा जाता है कि संविधान को बनाने में टोटल कितना समय लगा। तो ये काफी बार मैं आपको बता चुका हूं साथियों, तो इसका जवाब आना चाहिए कि बनने में टोटल कितना समय लगा था। तो बिल्कुल राइट आंसर काफी सारे बच्चे का आ रहा है, जिनको नहीं पता है याद कर लीजिएगा, ठीक है। होता है समय लगा था 2 साल। 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था आपको संविधान को बनाने में। संविधान को बनाने में कितना समय? 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था साथियों, ये आपको पता होना चाहिए। और ज्यादातर जो प्रश्न पूछा जाता है वो आपका अनुच्छेद से ही पूछा जाता है। कहां से पूछा जाता है साथियों? अनुच्छेद से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे में
आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? जम्मू कश्मीर जो राज्य है वह किस अनुच्छेद से संबंधित है? सभी कोई बच्चे को पता होगा, अनुच्छेद 370 से आपका जम्मू कश्मीर राज्य संबंधित है। जम्मू कश्मीर राज्य किससे संबंधित है साथियों? तो अनुच्छेद 370 से संबंधित है। हालांकि मैंने आपको कई बार बता चुका हूं कि अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। जैसे में नरेंद्र मोदी ने धारा 370 लागू किया था साथियों, आपको भी पता होगा, तो जम्मू कश्मीर पर लागू किया था। आशा करते हैं कि यहाँ पर जितने भी प्रश्न बताए होंगे वो आपको याद हो गया होगा। वास्तव में आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है साथियों, ठीक है। बिहार में तमार विद्रोह किस वर्ष हुआ था? हालांकि ये आपको पता नहीं चलेगा कि क्या सवाल है। मैं आपको समझाता हूँ कि तमार विद्रोह क्या था साथियों। तमार विद्रोह जो था साथियों, यह जमींदारों और अंग्रेजों के बीच किया गया था। यह जमींदार और अंग्रेजों के बीच किया गया था। और कौन किया था साथियों? यह जनजातियों के द्वारा, जो पहले जनजाति रहता था, ठीक है ना। यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा जानकारी हिंट देते हैं। सबसे पहले जो तमार विद्रोह हुआ था, जैसे तो पहले तो आपको क्लियर करेंगे कि बिहार से संबंधित लगभग 5 से 6 प्रश्न या लगभग कभी कभी 10 भी प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में। बिहार से लगभग 10 प्रश्न पूछ दिया जाता है साथियों, तो यहाँ पर हम क्लियर करेंगे आपको, ठीक है ना। सबसे पहले तमार विद्रोह आपका झारखंड में हुआ था। कहाँ में हुआ था? झारखंड में। ये पहले क्लियर कीजिएगा, उसके बाद समझाएंगे तमार विद्रोह क्या होता है। ये झारखंड में हुआ था और झारखंड के छोटा नागपुर में हुआ था। झारखंड में सभी कोई को व्यक्ति को पता होगा, छोटा नागपुर। झारखंड में एक जगह का नाम है छोटा नागपुर। पहले तो झारखंड बिहार एक ही में था, तो आप कवर कीजिएगा, ठीक है। तो झारखंड के छोटा नागपुर में यह विद्रोह हुआ था। किस लिए हुआ था साथियों? तो यह विद्रोह छोटा नागपुर के उराव जनजाति, एक उराव जनजाति पाया जाता है छोटा नागपुर में। और आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है साथियों कि उराव जनजाति कहाँ पाया जाता है? तो झारखंड के छोटा नागपुर में उराव जनजाति पाया जाता है। और काफी बार रिपीटेड हो चुका है, यह एसएससी जीडी वाला में ज्यादा पूछा जाता है। जीडी में यह सवाल पूछा जा चुका है कि उराव जनजाति किस राज्य का है? तो झारखंड का, छोटा नागपुर का है। तो सुनिएगा, तमराह विद्रोह, यह विद्रोह छोटा नागपुर के उराव जनजातियों के द्वारा जमींदार और अंग्रेजों के खिलाफ शुरू किया गया था, ठीक है ना। और यह कब हुआ था? तो 1782 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। आपको इतना याद रखना है साथियों, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। सबसे पहले तमार विद्रोह कहाँ में हुआ था? सर झारखंड में हुआ था। अगर झारखंड ऑप्शन न दे देगा तो छोटा नागपुर आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। छोटा नागपुर में, झारखंड के कहा में हुआ था? छोटा नागपुर में हुआ था। किस जनजाति द्वारा किया गया था? उराव जनजाति द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1782 ईस्वी में किया गया था। आशा करते हैं ये सारे सवाल आपको याद हो गए होंगे। यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है साथियों, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल क्या है? 2 नंबर तो काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सवाल आपका क्या कह रहा है साथियों? सवाल आपका कह रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म स्थान कुंडग्राम, जो कुंडग्राम है, महावीर स्वामी का जन्म स्थान कुंडग्राम, वह बिहार के किस जिला में स्थित है? सबसे पहले आपके सवाल में यही पूछा जाएगा साथियों, याद रखिएगा। महावीर स्वामी का जन्म स्थान को क्या कहा जाता है? कुंडग्राम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुंडग्राम कहा जाता है। और जो महावीर स्वामी थे, यह जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे साथियों? महावीर स्वामी थे। याद रखिएगा, इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था। यह कुंडग्राम पूछा जा रहा है कि कहाँ में स्थित है? तो यह वैशाली जिला में स्थित है। यह किस जिला में स्थित है साथियों? वैशाली जिला में। और काफी सारे बच्चे मेरे वीडियो वैशाली से भी कवर कर रहे होंगे, तो एक बार अपना फटाफट कमेंट आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि आप लोग मेरा वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। जस्ट फन के लिए आप लोग बताइएगा कि आप लोग मेरा वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल को कवर करते हैं साथियों। आशा करेंगे कि सारा प्रश्न आपको याद होते जाए। 3 नंबर आपका सवाल एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। मैंने ऊपर ही बताया था, अनुच्छेद से संबंधित आपके एग्जाम में काफी सारा प्रश्न पूछा जाता है। तो किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राज्यपाल का व्यवस्था किया गया? मतलब है किस अनुच्छेद के तहत अगर किसी राज्य में राज्यपाल का नियुक्ति किया जाता है साथियों, तो याद रखिएगा, यह आपके संविधान में दिया गया है कि जब भी कोई राज्य रहेगा तो उसका राज्यपाल भी बनाया जाएगा। यह किस अनुच्छेद के तहत होता है साथियों? अनुच्छेद 153 के तहत। याद रखिएगा, अनुच्छेद 153 के तहत, अनुच्छेद 153 के तहत, ठीक है ना, राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है। याद रखिएगा।
चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, और इसमें जीके के पहले हम लोग 40 प्रश्न को कवर करेंगे, उसके बाद हिंदी मैथ सभी को कवर करेंगे। तो इसका स्कोर रहना चाहिए 40 में से 35 प्लस प्रश्नों को सही करने का। अगर आप 35 प्लस प्रश्न इस वीडियो में सही कर देते हो साथियों, यकीनन मानो कि एक चैलेंज के रूप में आपका होगा, ठीक है ना, एकदम सिलेक्शन जैसा क्लास होगा। अगर आप 35 प्लस प्रश्न को सही कर देते हो, यकीनन मानो एक तरफ से आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा साथियों, ठीक है ना। चलिए, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासन काल में था, बताइएगा साथियों। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासन काल में था, बताइएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। जो अष्टप्रधान था साथियों मंत्री परिषद, यह किसके शासन काल में था। तो एक बच्चे का आंसर आ रहा है कि सर शिवाजी महाराज होगा, बिल्कुल सही है बाबू। शिवाजी महाराज के शासन काल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद था, अष्टप्रधान मंत्री परिषद था, जिसमें उसका प्रधानमंत्री कौन था साथियों, पेशवा बाजीराव। उसका प्रधानमंत्री कौन था, पेशवा बाजीराव था, याद रखिएगा। अष्टप्रधान कहने का मतलब है 8 मंत्रियों का एक परिषद होता था, 8 मंत्रियों का एक क्या होता था साथियों, परिषद होता था। ये सब इतिहास से सवाल उठाया गया है, ठीक है। और ऐसा एक दो सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, और वो भी बिहार से सवाल है। तो बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों से मिलता है, बताइएगा बिहार का वह कौन सा जिला है साथियों जिसका सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों से मिलता है, बताइएगा बिहार का वह कौन सा जिला है साथियों जिसका सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश से दोनों से मिलता है, मतलब नेपाल से भी मिलता है और उत्तर प्रदेश से भी मिलता है। ऐसा कौन सा है बिहार का जिला। तो बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए साथियों, पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है कि नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों से मिलता है पश्चिमी चंपारण। और अभी तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग ज्वाइन नहीं किए साथियों, ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने से फायदा क्या है, जो भी वैकेंसी आएगी सबसे पहले आपको पता चलेगा, जो भी क्लास होगा साथियों सबसे पहले आपको पता चलेगा, जो भी पीडीएफ ये सब डाला जाता है आपका ग्रुप में ही डाला जाता है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये सब रहता है ग्रुप में ही डाल दिया जाता है। जुड़ने से आपको बहुत सारा फायदा है, जो भी वैकेंसी ये सब आएगा साथियों आपको ग्रुप में सबसे पहले बताया जाता है, ठीक है। हालांकि यूट्यूब पर भी बता ही दिया जाता है, लेकिन सबसे पहले आपको ग्रुप में ही पता चलेगा, ठीक है ना। तो जुड़ने के लिए इस पर आपको बीएससी लिखकर मैसेज करना पड़ेगा, इस पर आपको क्या करना पड़ेगा साथियों, बीएससी लिखकर मैसेज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर मैसेज कर दीजिएगा। चलिए सवाल आपका हो गया। और यह बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण, याद रखिएगा। और यहाँ पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी स्थित है, यहाँ पर क्या स्थित है साथियों, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। जैसे में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है साथियों, पश्चिमी चंपारण में स्थित है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा राज्य और जिसका सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश से भी लगता है वह पश्चिमी चंपारण है। हालांकि पश्चिमी चंपारण के बारे में बहुत सारा फैक्ट एवं जीके है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले वाल्मीकि वन जीव अभ्यारण्य कहाँ में, पश्चिमी चंपारण में। और एक क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, उत्तर प्रदेश और नेपाल से लगने वाला सीमा पश्चिमी चंपारण। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, विटामिन बी 12 में कौन सा धातु पाया जाता है, विटामिन बी 12 में कौन सा धातु पाया जाता है साथियों, बताइएगा। विटामिन बी 12 में आपका कौन सा धातु पाया जाता है, कोबाल्ट। क्या पाया जाता है साथियों, कोबाल्ट पाया जाता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। विटामिन बी 12 का जो रासायनिक नाम भी कभी कभी पूछा जाता है साथियों, तो याद रखिएगा कोबालमीन, कोबालमीन, ठीक है ना, कोबालमीन बोलते हैं, कोबालमीन, कोबालमीन ऐसे करके इसको लिखा जाता है, कोबालमीन, ठीक है ना। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम कोबालमीन होता है। और इसमें कौन सा धातु पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। इसकी कमी से आपको एनीमिया बीमारी होता है। अगर आपके शरीर में विटामिन बी 12 की कमी है साथियों, तो आपके शरीर में एनीमिया नामक बीमारी होगा। आपके शरीर में कौन सा बीमारी होगा, एनीमिया नामक बीमारी होगा साथियों, याद रखिएगा। एनीमिया कहने का मतलब है खून का कमी, खून का कमी। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, और आप लोग एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा आप लोग ईमानदारी पूर्वक कि आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है ना। कोई अगर दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बता सकते हैं ताकि मैं उसमें सुधार कर पाऊँ, ठीक है ना। चलिए और कोई दिक्कत नहीं है तो आप लोग बताइएगा कि हाँ सर क्लास ठीक ठाक लग रहा है, अच्छा क्लास है। और जो भी दिक्कत है वो बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। पीडीएफ चाहिए कमेंट में बता दीजिए। चलिए भारत में पिंक रेवोल्यूशन गुलाबी क्रांति का संबंध किससे, भारत में पिंक रेवोल्यूशन गुलाबी क्रांति का संबंध किससे साथियों। पिंक रेवोल्यूशन मतलब कहने का मतलब है गुलाबी क्रांति। हमने अभी तक आपको 2-3 क्रांति पढ़ा चुके हैं साथियों, जैसे में एक आपका हरित क्रांति हो गया जो कि गेहूं यानी फसल से, एक आपका नीली क्रांति जो कि मछली से, और एक आपका श्वेत क्रांति जो कि दूध से।
भारत में पिंक रेवोल्यूशन गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है साथियों? तो याद रखिएगा, यह संबंध किससे है साथियों? तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका संबंध जो है साथियों प्याज और झींगा से है। किससे है? प्याज और झींगा से है, याद रखिएगा। इसका संबंध किससे है साथियों? प्याज और झींगा से है। और यहाँ पर लाल क्रांति पूछेगा तो मांस से है। लाल क्रांति का संबंध किससे है साथियों? मांस और टमाटर से। जो जो लाल रहेगा साथियों जिसमें, तो वो आपका लाल क्रांति से हो जाएगा, ठीक है ना। हालांकि सारा आपको पता होगा क्योंकि इजी लेवल का सवाल है साथियों, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल धोलावीरा है वह किस राज्य में स्थित है साथियों? आपको पता होना चाहिए। तो यह गुजरात के कच्छ में स्थित है। यह गुजरात के कहां पर स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है, लेकिन गुजरात के कहां में? कच्छ जिला में। गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है साथियों, याद रखिएगा। आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। और हाल ही में साथियों याद रखिएगा, हाल ही में धौलावीरा को यूनेस्को द्वारा UNESCO हाल ही में यूनेस्को के द्वारा इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया कि यह एक धरोहर है जो आगे जाके सभी को बताया जाएगा, एक इतिहास टाइप का, ठीक है। तो हाल ही में पूछेगा कि किसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया है? तो धौलावीरा को किया गया। धौलावीरा किस राज्य में है साथियों? गुजरात में है, गुजरात के कच्छ जिला में। हालांकि मैं समझ रहा हूँ कि आपको सारा प्रश्न याद हो गया हो साथियों। मैं तो कहूंगा मेरे बच्चे आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए क्योंकि सिलेक्शन इस बार लेना है। और यह चैनल जो है साथियों एकदम एकदम प्यारा सा आपका चैनल है, उम्मा जी के ट्रिक। सिलेक्शन का मतलब ही उम्मा जी के ट्रिक चैनल होता है। सिलेक्शन लेना है, उम्मा जी के ट्रिक चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर जो भी क्लास होगा साथियों वो आपकी इंपॉर्टेंट क्लास होंगे जो सीधे आपकी एग्जाम में, आप कुछ भी एग्जाम की तैयारी कीजिए, कोई भी मेरा क्लास देखिएगा तो वहां से आपका एग्जाम में प्रश्न लड़ेगा ही। जो हम प्रश्न बताते हैं वो बहुत क्या बोलते हैं उसको साथियों, मेहनत करके चुने गए प्रश्न रहते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, 9 नंबर सवाल है जो सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है, एकदम इंपॉर्टेंट है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि मिक्सड ग्लैंड कौन सा है साथियों? मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है साथियों? तो काफी सारे बच्चे इसका मतलब जवाब दे पा रहे हैं कि सर यकृत होगा। यकृत नहीं होगा, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी यहाँ पर नहीं पूछ रहा बाबू, मिश्रित यानी मिक्सड ग्लैंड पूछ रहा है कि मिश्रित ग्रंथि किसे हम लोग बोलते हैं? तो मिश्रित ग्रंथि हम लोग अग्नाशय को बोलते हैं। किसको बोलते हैं साथियों? अग्नाशय को बोलते हैं। और यह शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे पहला तो सबसे बड़ी ग्रंथि तो आपका यकृत लिवर हो जाता है, सबसे बड़ी ग्रंथि। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि दूसरा नंबर पर अग्नाशय ही आपका आता है साथियों, ठीक है। इससे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए और यह हार्मोन और एंजाइम दोनों छोड़ता है। जो अग्नाशय आपका है साथियों, यह जैसे में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा ऐसा कौन सा शरीर का अंग है जो हार्मोन और एंजाइम दोनों छोड़ता है? तो अग्नाशय आपका राइट आंसर होगा। आशा करते हैं साथियों सारा प्रश्न आपको याद हो रहा होगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अपने प्यारे भैया के लिए एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर डेली आपका बीएससी कार्यालय परिचारिका क्लास होता है, ठीक है ना। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? एकदम इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। सत्यार्थ प्रकाश के जो लेखक है साथियों सभी कोई बच्चे को पता होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। इन्होंने 1875 ईस्वी में, इन्होंने 1875 ईस्वी में क्या किया था साथियों? इन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज का स्थापना किया था। जैसे में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। एक आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। इन्होंने 1875 में 1875 में आर्य समाज का स्थापना किया था। ये सब आने वाला प्रश्न है, ठीक है ना। चलिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आज समाज का स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में। और इन्होंने ही वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था साथियों, याद रखिएगा। इन्होंने ही वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है कि आर्य समाज का स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। और इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक को लिखा था और इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। चलिए
अगला नंबर सवाल है साथियों, जो कि कल भी आपको हम प्रैक्टिस सेट में करवा चुके थे, तो इसका जवाब आना चाहिए आपको साथियों। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? बिल्कुल राइट आंसर आपका आना चाहिए साथियों। बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है? तो उत्तर पूर्वी भाग में होता है साथियों। उत्तर पूर्वी भाग कहाँ होता है साथियों? किशनगंज आता है। उत्तर पूर्वी भाग में कौन आता है साथियों? किशनगंज आता है, जहां पर सर्वाधिक वर्षा होता है। ठीक है ना, आप याद रखिएगा, आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है साथियों। ठीक है ना, आशा करते हैं ये सवाल आपको पता होगा, आपकी एग्जाम में एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, बताइएगा कि रेड डाटा बुक कौन प्रकाशित करता है? सबसे पहले आप जान लीजिए कि रेड डाटा बुक कौन सा साथियों। ठीक है, तो यह विलुप्त जो भी चीज होता है, जैसे में कोई जीव विलुप्त हो रहा है, जैसे में अब आपको गिद्ध देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो वो विलुप्त हो रहा है। कुछ ऐसे पौधे हैं जो विलुप्त हो रहे हैं, तो वो सबका एक डाटा बनाया जाता है। ठीक है, वो सबका डाटा बनाया गया है, वो उसमें संकट का ग्रस्त प्राणियों के बारे में जिक्र रहता है, तो उसी को हम लोग रेड डाटा बुक बोलते हैं, जो विलुप्त प्राणियों के बारे में जानकारी रखता है। ठीक है, एक सूची बनाता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं साथियों? रेड डाटा बुक कहते हैं। और इसका जो मुख्यालय है साथियों, सबसे पहले तो इसको प्रकाशित कौन करता है ये जान लेते हैं। इसको प्रकाशित करता है IUCN। IUCN इसका फुल फॉर्म बात करेंगे तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्जर्वेशन ऑफ नेचर। इसका फुल रूप तो आपको पूछेगा नहीं, फिर भी आपको हम बता दे रहे हैं। ठीक है ना, और इसका मुख्यालय की बात करेंगे, जैसे पूछेगा कि रेड डाटा बुक जो प्रकाशित होता है उसका मुख्यालय कहाँ है साथियों? तो स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में है, याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड में आपका रेड डाटा बुक का मुख्यालय है। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, हालांकि ये लगता है कि मैं रिपीट करवा दूं दिया हूं आपको, ये फर्स्ट ही क्वेश्चन आप था, तो इसका जवाब आप लोग के कमेंट में आना चाहिए 13 नंबर। और आप लोग भी कमेंट देते चलिएगा, ताकि लास्ट में हम आपसे पूछ पाए कि आपने कितना प्रश्न को सही किया। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, बताइएगा हर्षवर्धन के शासन काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। हर्षवर्धन के समय में कौन चीनी यात्री भारत आए थे? तो हेन सांग आए थे। कौन आए थे? हर्षवर्धन के समय में चीनी यात्री कौन आए थे साथियों? हेन सांग आए थे। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट आ जाएगा। कौन आए थे? हेन सांग आए थे। कौन आए थे साथियों? हेन सांग आए थे। इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है साथियों? यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इन्हें यात्रियों का क्या कहा जाता है? राजकुमार कहा जाता है। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई भी किया था साथियों। और इसका पुस्तक का नाम जो था, इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, उनका नाम था सी यू की। ठीक है ना, CU की याद रखिएगा। जैसे में आपके थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल है, जैसे में यात्रियों का राजा किसे कहा जाता है? तो हेनसांग को कहा जाता है। हर्षवर्धन के समय में कौन आया था? हेनसांग। हेनसांग का पुस्तक का नाम है CU की। जैसा मैं जो सवाल बता रहे हो वो आपके एग्जाम के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ओजोन परत की मोटाई मापने का इकाई क्या है साथियों? 15 नंबर सवाल है साथियों, बताइएगा ओजोन परत की मोटाई मापने का इकाई क्या है साथियों? तो ओजोन परत का जो मोटाई जो नापा जाता है, वह डॉप्सन से मापा जाता है। किससे नापा जाता है? डॉप्सन। किससे मापा जाता है साथियों? डॉप्सन से मापा जाता है। याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। और जो ओजोन परत है, यह समताप मंडल में पाया जाता है। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है, एवं कई बार मैं भी आपको करवा चुका हूँ। ठीक है, कि ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत क्या करता है साथियों? तो जो सूर्य से जो किरण निकलता है, परावैंगनिक किरण, उसको रोकता है, उससे हमारी रक्षा करता है। ठीक है ना, चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, 16 नंबर सवाल मैं आपको कई बार करवा चुका हूं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? बताइएगा साथियों, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे साथियों? तो आपका जवाब आ रहा है सर 1901। कौन थे ये सवाल पूछ रहे हैं ना, तो गंगा शरण सिंह। गंगा शरण सिंह ऑप्शन है? नहीं है। गंगा शरण सिंह इसका ऑप्शन नहीं है। राम वृक्ष बेनीपुर है? नहीं है। रामानंद मिश्र है? नहीं है। ये सब इसका न्यू रखे थे, लेकिन इसका स्थापना मेन मेन रूप से अगर हम कहेंगे साथियों, तो जयप्रकाश नारायण होंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। और एक शायरी है थोड़ा सा, कि माँ तेरे पसीने के हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, कि माँ तेरे पसीने के हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। तू सपने बड़े देखना, कि तू सपने बड़े देखना, मैं उसे पूरा करके दिखलाऊंगा। ठीक है ना, तो मेहनत करते रहना है आपको, सिलेक्शन एक बार जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बात किया कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे, जिनको JP बाबू भी कहा जाता है। जिनको क्या कहा जाता है साथियों? JP बाबू। ठीक है ना, इन्होंने छात्र आंदोलन भी किया था। इन्होंने संपूर्ण क्रांति
का नारा भी दिया था? जैसे में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो आप लोग बोलिएगा सर जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ठीक है, अच्छे से आपका याद हो गया होगा। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ में? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ में स्थित है साथियों? आपको पता होना चाहिए सक्रिय ज्वालामुखी जो है बैरन द्वीप ये कहाँ में स्थित है साथियों? तो यह अंडमान सागर द्वीप समूह में स्थित है, यानी अंडमान द्वीप समूह में हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। सक्रिय कहने का मतलब यहाँ से ज्वालामुखी फटते रहता है, ठीक है, जिसका नाम है बैरन द्वीप। सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है साथियों? बैरन द्वीप। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, याद रखिएगा। और यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह दक्षिण एशिया का ज्वालामुखी इसको कहा जाता है। दक्षिण एशिया का ज्वालामुखी बैरन द्वीप को कहा जाता है। और एकदम साइंस का प्रश्न है, कभी कभी साइंस का भी प्रश्न आपके एग्जाम में 1-2 रहता है। ऐसे तो आपको ये जीके में ही आता है, लेकिन साइंस का प्रश्न ये है, ठीक है ना। विद्युत धारा का ये साई मात्रा क्या है? काफी सारे बच्चे को पता होगा साथियों, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। विद्युत धारा का ये साई मात्रा क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब लिखिएगा सर कि हाँ सर 18 का ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, जो भी आपको पता है इसका जवाब आना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं आपको बता देता हूं, जिनको नहीं पता है, जिनको पता है बहुत ही अच्छी बात है बाबू, आप लोग मेहनत कीजिए, ठीक है। जिनको नहीं पता है वो भी अच्छे से याद कर लेंगे। विद्युत धारा का एसआई मात्रक साथियों एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। वोल्ट किसका होता है साथियों? तो वोल्ट बता सकते हैं कोई बच्चे? विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। और ओम किसका होता है? ओम, ओम ये प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम। और शक्ति का क्या होता है? वाट होता है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। हालांकि चारों ऑप्शन को हम क्लियर कर दिए, जो आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है साथियों। चलिए अगला नंबर सवाल है, बताइएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था? किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था साथियों? बताइएगा। 19 नंबर एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दीन ए इलाही धर्म जो चलाया था वह अकबर ने चलाया था। किसने चलाया था साथियों? अकबर ने चलाया था। याद रखिएगा, इसे हिंदू का बीरबल भी कहा जाता है। किसे हिंदू का बीरबल कहा जाता है? तो अकबर को हिंदू का बीरबल भी कहा जाता है। और दीन ए इलाही धर्म अकबर ने कब चलाया था? तो 1582 ईस्वी के आसपास चलाया था। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा अकबर ने दीन ए इलाही धर्म कब चलाया था? तो 1582 ईस्वी में चलाया था। चलिए 20 नंबर आपका सवाल है साथियों, बताइएगा, एकदम आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। सार्क, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, जो सार्क का मुख्यालय स्थित है साथियों, यह नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। इस कहाँ में है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। इसकी स्थापना की बात करेंगे तो सार्क का स्थापना 1985 ईस्वी में हुआ था। सार्क का स्थापना 1985 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, इसमें टोटल 8 सदस्य शामिल है। मतलब जो सार्क आते हैं, सार्क में कितने देश शामिल हैं? तो 8 देश शामिल हैं। अगर 8 देश का नाम आप जानना चाहते हैं साथियों तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। पहला याद रखिएगा भारत, जिसको शॉर्ट रूप में हम लोग आई से सूचित कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा आपका पाक, पाक भी इसमें शामिल है, यानी पाकिस्तान भी शामिल है साथियों। तीसरा आपका क्या हो जाएगा? बांग्लादेश, तो 20 से लिख देते हैं। चौथा आपका शामिल हो जाएगा नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। 8 देश आपका नाम बता दिए साथियों। वीडियो को पॉज करके सुन लीजिएगा अगर आपको याद करना होगा तो, ठीक है। चलिए, ऐसे तो 8 नाम पूछा नहीं जाएगा, ठीक है ना। चलिए, सोमेश्वर की पहाड़ी, सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिला में स्थित है? बिहार से संबंधित प्रश्न, तो ऐसा सवाल आपको खास करके याद कर लेना है। तो सोमेश्वर पहाड़ी किस जिला में स्थित है साथियों? बताइएगा, काफी सारे बच्चे को पता है। तो यह उत्तर पश्चिमी चंपारण में स्थित है। उत्तर पश्चिमी चंपारण में स्थित है। याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है। यह किस श्रेणी का हिस्सा है? शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है, याद रखिएगा। और आप लोग मेरा वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं साथियों, फिर से रिक्वेस्ट है, एक बार जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया साथियों? बताइएगा, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है साथियों? तो यह लिया गया है, आप याद रखिएगा, यह ब्रिटेन से लिया गया है। जो आपका संविधान, हमारा संविधान है, उसमें एक एकल नागरिकता प्रावधान है। वह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। जैसे में हमारे देश का जब संविधान बन रहा था तो बहुत सारे देश का संविधान उस समय बन चुका था, तो उसी को सेम टू देखते हुए हमारा भी संविधान तैयार किया
किया गया था, जैसे में एकल प्रावधान ब्रिटेन देश से लिया गया था। चलिए अगला नंबर सवाल है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है साथियों, बताइएगा। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है, तो विटामिन की। विटामिन की आपका क्या हो जाएगा साथियों, रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है, विटामिन आपका के हो जाएगा साथियों, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है, ठीक है ना। जैसे में अगर ये आपके शरीर में कम है, कम मात्रा में विटामिन के है साथियों, ठीक है। अगर आपके शरीर में विटामिन के कम मात्रा में है, तो अगर आपको चोट लग गया, मान लीजिए कहीं पर थोड़ा सा कट लग गया, तो आपका खून बहना बंद नहीं होता है, ठीक है। अगर आपके शरीर में ये विटामिन की कमी है, तो आपका खून ब्लड की तरफ बहते रहेगा, पानी की तरफ बहते रहेगा। अगर आपके शरीर में इस विटामिन की कमी है और नहीं है, तो आपका खून जल्दी बाबू आपका क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल है जो आपकी वास्तव आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है कि असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद स्थगित कर दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग याद रखेंगे साथियों, असहयोग आंदोलन कब हुआ था। असहयोग आंदोलन जो हुआ था वो आपका हुआ था 1920 में। कब हुआ था, 1920 में। जब यह आंदोलन हो रहा था तो एक घटना हो गया था, चौरी चौरा कांड हो गया था 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। चौरी चौरा कांड कब हो गया था, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड हो गया था साथियों, ठीक है। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड हो गया था उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर के उत्तर प्रदेश में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हालांकि वहां पर कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, लेकिन वीडियो काफी लंबा हो रहा है तो हम आपको फटाफट थोड़ा सा करवाने की कोशिश करेंगे। बिहार में लोकसभा के कुल कितने सीटें हैं साथियों, बताइएगा। बिहार में लोकसभा में टोटल 40 सीटें हैं। टोटल कितना सीटें हैं, 40। आप याद रखिएगा। और राज्यसभा में टोटल बात करेगा तो 16। राज्यसभा में टोटल कितने सीटें हैं साथियों, तो 16। और विधानसभा में 243 है, विधानसभा में 243 है, ठीक है ना। ये सब याद रखिएगा, ये सब जानकारी आपको होना चाहिए साथियों, आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह काफी बार बता चुके हैं, तो इसका जवाब फटाफट कमेंट में आना चाहिए। इसका जवाब हम कुछ भी नहीं बताएंगे, ठीक है ना। चलिए और यह गर्म ग्रह है तो किसके कारण है साथियों, क्योंकि इसके वायुमंडल में, जो इसका वायुमंडल है वहां पर CO2 का प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए वहां गर्म ग्रह होता है, ठीक है ना। बताइएगा गर्म ग्रह कौन सा है, क्योंकि इजी लेवल का सवाल है, हम बताएंगे तो ज्यादा टाइम भी लगेगा और फिर आपको ज्यादा प्रश्न कर भी नहीं पाएंगे, ठीक है। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए साथियों, बताइएगा। लोकसभा का सदस्य आपको बनना है तो आपका न्यूनतम आयु, लोकसभा या विधानसभा का आपको सदस्य बनना है तो न्यूनतम आयु आपका 25 वर्ष होना चाहिए। 25 वर्ष से आपका लोकसभा और विधानसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। और राज्यसभा विधान परिषद में आपको जाना है साथियों तो 30 वर्ष, राज्यसभा में जाना है तो 30 वर्ष, राष्ट्रपति और राज्यपाल बनना है तो 35 वर्ष। यही सारा उम्र आपका क्राइटेरिया रखा गया है। अगर आप लोकसभा विधानसभा में जाना चाहते तो 25 साल, और राज्यसभा में जाना चाहते तो 30 साल, और फिर क्या इसको बोलते हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल बनना चाहते हैं तो 35 साल, ठीक है। चलिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार बता चुके हैं कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था। नीति आयोग का गठन कब हुआ था साथियों, कोई बच्चे बता सकते हैं, 1 जनवरी 2015 ईस्वी को, बिल्कुल सही जवाब है। और इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। चलिए 29 सवाल, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, तो इस्पात में होती है। किसमें होती है, इस्पात में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें, इस्पात में, ठीक है ना। चलिए 30 नंबर सवाल फटाफट करेंगे। गांधी जी को बिहार आने का निमंत्रण किसने दिया था साथियों, गांधी जी को बिहार आने का निमंत्रण किसने दिया था, राजकुमार शुक्ला ने दिया था। कब दिया था, 1916 में। इसके बाद 1917 ईस्वी में क्या हुआ था, चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ठीक है। हालांकि ये जानकारी आपको मैं कई बार दे चुका हूँ साथियों, तो टाइम को न गवाते हुए फटाफट अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है साथियों, तो मधुमेह डायबिटीज होता है, सभी को पता है, जिसमें शरीर की शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है, ठीक है ना। तो यह इससे डायबिटीज होता है, मधुमेह होता है, ठीक है। चलिए 32 नंबर आपका सवाल है साथियों, पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था, तो राजस्थान के नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को बलवंत राय मेहता के सिफारिश पर किया गया था, राजस्थान के नागौर जिला में, ठीक है ना। चलिए 33 नंबर आपका सवाल है साथियों, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है साथियों, बताइएगा। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किन्हें कहा जाता है साथियों, समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। B.S. स्मिथ ने इनके
वीरता के कारण इन्हें भारत का नेपोलियन कहा था। किसने कहा था? वी ए स्मिथ ने कहा था। ठीक है ना। चलिए 34 नंबर आपका सवाल है साथियों, बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा? बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा साथियों? गोरैया है। आपको पता होना चाहिए। और 20 मार्च को गोरैया दिवस मनाया जाता है। हर साल 20 मार्च को क्या मनाया जाता है साथियों? गौरैया दिवस मनाया जाता है। आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है साथियों? भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है साथियों? आपको पता होना चाहिए। भाखड़ा नागल बांध है, ये आपका सतलुज नदी पर स्थित है। ये आपका कहाँ पर स्थित है? सतलुज नदी पर स्थित है। आपको पता होना चाहिए, यह बांध पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर है। यह जो बांध है साथियों, भाखड़ा नागल बांध, यह कहाँ कहाँ स्थित है? पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर। इसके पीछे बनी झील का नाम गोविंद सागर झील है। इसके पीछे एक झील बनाया गया है जिसका नाम है गोविंद झील सागर। चलिए 36 नंबर सवाल है, कोशिका के आत्मघात का थैली किन्हें कहा जाता है साथियों? तो कोशिका के आत्मघात का थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। आत्मघात का थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। चलिए 37 नंबर आपका सवाल है, नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी जो पर्वत चोटी है, ये आपका किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में स्थित है साथियों। ये कहाँ में? उत्तराखंड में। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। नंदा देवी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। चलिए अगला सवाल 38 नंबर सवाल को चलते हैं साथियों, जो कि आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान किन्हें कहा जाता है साथियों? तो 42वां संशोधन को कहा जाता है। 42वां संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था साथियों? बिहार से विद्रोह कौन कर रहे थे? तो याद रखिएगा, कुंवर सिंह। कौन कर रहे थे? कुंवर सिंह। किधर है? कुंवर सिंह। और जगदीशपुर आरा से कुंवर सिंह ने 80 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ नेतृत्व किया था। ठीक है। चलिए आज का आखिरी सवाल है साथियों, पेंसिल पेंसिलिन पेंसिलिन का खोज किसने किया था? पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? ठीक है ना। यह एक प्रकार का जैव प्रतिरोधी दवा है साथियों। ठीक है ना। यह एक प्रकार का क्या है? दवा है। इसका खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था 1928 ईस्वी में। कब किया था? 1928 ईस्वी में। ठीक है। अब आप लोग प्यारा सा एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर 40 में से हमको 30 प्लस या 35 प्लस जितना भी प्रश्न सही हुआ साथियों, कमेंट में जरूर बताइए कि हाँ सर मेरा इतना प्रश्न सही हुआ। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आशा करते हैं सारा प्रश्न आपको याद हुआ होगा, क्योंकि आपके एग्जाम में हर साल ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। जाते जाते अपने दोस्तों के पास एक बार शेयर रुकना नहीं चाहिए। ठीक है। जय हिंद जय भारत।